आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और मुद्दा प्रोग्राम। आज का मुद्दा कुछ ट्वीट्स के साथ करेंगे। याद होगा ना आपको 5 अगस्त 2019 का फैसला, और 5 अगस्त 2019 के फैसले में अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी के सरबराह ने बाज़ाब्ता तौर पे एक व्हिप जारी की और बताया कि पार्लियामेंट में जब जम्मू कश्मीर का 370 तोड़ने की बात होगी तो पूरी तरह से हिमायत करना, और बाद में ट्वीट भी बताया इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, दिस विल ब्रिंग पीस एंड डेवलपमेंट इन दिस स्टेट। अमन और शांति तरक्की यहां जम्मू कश्मीर में होगी। 5 अगस्त 2019 दोपहर 1:15 का ये ट्वीट है। ये माजी के तलख वाक़ा, ये तलख नहीं कह सकते, हो सकता है क्योंकि बहुत से लोगों के जज्बात थे 5 अगस्त 2019 का फैसला, उनके लिए तलख हूँ, लेकिन बहुत के लिए नहीं है। दोनों पहलू तस्वीर के, और इसी तस्वीर के पहलू में आज आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर संजय सिंह, जो राज्यसभा मेंबर भी हैं, बड़ी शख्सियत है, जम्मू कश्मीर आए थे अमन की तलाश में, डेवलपमेंट की तलाश में, और उन्हें कश्मीर में अमन इस तरह से मिला। ये तस्वीर आप याद करिएगा, कश्मीर की तारीख में ये तस्वीर 2025 में बहुत देखी गई। हमने उमर अब्दुल्ला को देखा दीवारें फलांगते हुए, हमें दरवाज़ों को दबाते हुए महबूबा मुफ्ती को देखा, और हमने जम्मू कश्मीर के जो साबका वज़ीर आला थे उनके साथ साथ दिल्ली से जो कश्मीर आए हुए आम आदमी पार्टी के लीडर थे संजय सिंह, उनको भी दरवाजे को फलांगते, दबाते, धक्का देते हुए देखा। क्योंकि जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर आला और जम्मू कश्मीर की बड़ी पॉलिटिकल शख्सियत यानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उनसे मुलाकात के लिए श्रीनगर आए हुए थे, और चूंकि संजय सिंह जम्मू में थे और जम्मू में उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर मुजाहिरा भी किया, भी की, और मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सारा महराज मलिक को था, महराज मलिक आम आदमी पार्टी के। और ये तस्वीर जो है सब याद रखा जाएगा, तारीख में इसी तरह से कहा जाता है, और इसी तारीख का ये हिस्सा बनेगी। और संजय सिंह से आज फारूक अब्दुल्ला से मिलने आए हुए थे, तो बाद में तस्वीर यही थी, और इस तस्वीर का यही पहलू बता रहा था कि डेवलपमेंट, पीस, सब कुछ 5 अगस्त में जो आम आदमी पार्टी ने किया था वो यही है। लेकिन आज के सवाल यही होता है कि संजय सिंह ना ये देश के विरोधी हैं, ना ये कोई और हैं, ना ये अलगावादी हैं, ना उग्रवादी हैं, ये देश के रीजनेबल रेस्पेक्टेबल सिटीजन हैं। और अगर ये जम्मू कश्मीर के जम्मू सूबे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ कौन से सरखाब के पर इनको लगे थे जो सब कुछ रोकने की, इन्हें करने की इजाज़त नहीं दी गई। मुद्दा हमारा आज का यही, और इसी मुद्दे पे मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से नीलूफर मसूद साहिबा एडवोकेट हैं, साफ़ी जर्नलिस्ट, ये वकील हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तर्जमान भी है, ये सीनियर लीडर है उनकी। मोहम्मद अमीन खान साहब ट्रेड यूनियन लीडर रह चुके हैं, अब पीपल्स कॉन्फ्रेंस के तर्जमान हैं, और मेरे साथ आज के प्रोग्राम में रहेंगे। और मुदस्सिर हसन के तर्जमान हैं, जम्मू कश्मीर से रिप्रेजेंट करते हैं, और कल भी मुजाहिरों पे थे, परसों भी थे, आज नहीं दिया कर सके तो उसके लिए देखते हैं। लेकिन सबसे पहले मुदस्सिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, एडवोकेट नीलूफर साहबा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अमीन खान साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, वो भी ज्वाइन कर ही रहे हैं। मुदस्सिर साहब, आज मैं ज़रा पूछना चाहूँगा, याद है तारीख आपको 5 अगस्त 2019 दोपहर 1 बजे का वक्त, 5 अगस्त 2019 का फैसला हुआ, कश्मीर के 2 हिस्से किए गए, जम्मू कश्मीर के, यहाँ हमारे जो खास इख्तियारात थे, जिसे मैं कहता था मेरे सर का ताज है, वो छीना गया। और उसके बाद आपके अरविंद केजरीवाल साहब ने बताया था कि पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए हमने जम्मू कश्मीर ये 5 अगस्त के फैसले के बीजेपी को सपोर्ट किया। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी देखी? सनम एजाज साहब, पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर करूं, उस मुद्दे को और इस मुद्दे को अगर आप आपस में जोड़ना चाहेंगे तो फिर कई सारे सवाल ऐसे यहाँ से भी होंगे जिनका आपके पास भी जवाब नहीं होगा। मुझे जवाब देना नहीं, आप सवाल करिएगा, सवाल जवाब देने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट 2019 में आया था, आप इस ट्वीट को एक बार समझिए। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि अगर आप जम्मू कश्मीर की खुशहाली और तरक्की की बात करते हैं तो फिर हम इस डिसीजन के साथ हैं। उसके अगले दिन अगर आप देखेंगे आम आदमी पार्टी ने बाज़ाब्ता दिल्ली से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, आम आदमी पार्टी के 2 सीनियर लीडर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, और मैं आपको वो मीडिया के जरिए आपको संजय सिंह जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, और आम आदमी पार्टी के एक सीनियर लीडर सौरभ भारद्वाज जी ने, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और बहुत ही बड़ी अल्फाज से मजम्मत की इस चीज की कि जो जम्मू कश्मीर में अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या भाजपा सरकार ने डिसीजन लिया, ये हर हालत में गलत है। एक तो ये बात हो गई। खैर, उस मुद्दे पे अभी मुझे बात नहीं करनी है क्योंकि वो मुद्दा फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया, और सुप्रीम कोर्ट जो है इस देश का एक मुकद्दस इंस्टीट्यूशन है। जो भी कोई बात सुप्रीम कोर्ट में चली गई उसके बाद जो है हम उस पर बात नहीं कर पा रहे। लेकिन आपको मैं ये बात भी बताना चाहूंगा, आप आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर में किसी भी लीडर को या किसी भी वॉलंटियर को देखिए, वो
आए रोज आप देखेंगे मीडिया में वो इस बात पे बात करते हैं, चाहे वो स्टेटहुड की बात है या और भी कोई ऐसे कानून जो हमारे साथ जुल्म हुआ है, हम बात करते हैं इस पे। लेकिन उस वक्त की लड़ाई अलग थी, आज लड़ाई अलग है। चलिए आज की लड़ाई पे भी हम आएंगे, लेकिन एडवोकेट नीलूफर मसूद साहिबा, मैं जरा आपसे जानना चाहूंगा, मुझे जराया बता रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला पे बहुत प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, उन पे बहुत ज्यादा हर तरफ से उन पे हमला कराया जा रहा है ताकि वो कुर्सी छोड़ दें, और जो एक फ्लड गेट एक तरह से इस वक्त जो उनने सामने, मैं नहीं कहूंगा वो 100% कामयाब है, लेकिन 20-30% वो इस वक्त सामने दीवार बने हुए हैं, कहीं ना कहीं कोई सुनता है, कोशिश है कि ये सारा उमर अब्दुल्ला पे प्रेशर माउंट किया जाए ताकि वो रिजाइन करें, यहाँ मामला हो जाए तो फिर एक फ्लड गेट जो है वो खुल जाए और जो कुछ मर्जी है वो किया जाए। क्या ऐसा नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी लगता है? देखिए, पहले जो बात यहाँ पर आम आदमी की रिप्रेजेंटेटिव है, मैं इनको एक थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी नॉलेज में। इनको याद होना चाहिए कि जब वोटिंग हो रही थी एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के लिए, और साथ में कि इसको अब डिग्रेड करके यूटी बना दिया गया है, अनफॉर्चुनेटली ये खुद उस दौर से गुजरे हुए थे जहां पर यूटी का तकद्दुस एक फुल स्टेट के हिसाब से या उसमें डिफरेंशिएट अगर हम करेंगे, ये खुद उस दौर से गुजरे थे। इनको मालूम था कि किस तरीके से एक यूटी की जो गवर्नमेंट है कैसे काम कर रही है और किन मुश्किलातों में काम कर रही है। हालांकि मैं ये मानती हूँ उनके पास इतने ज्यादा वोट नहीं थे, शायद उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन एक एक वोट जो है वो बहुत मीनिंगफुल होता है, खासकर आम आदमी पार्टी का, जो कि दिल्ली में ऑलरेडी यूटी में एक टसल जो चल रही थी इलेक्टेड और सिलेक्टेड लोगों के बीच में, ब्यूरोक्रेसी के बीच में, उसका इन पर एक वो जिम्मेदारी थी कि वो वोट जो था वो उस वक्त इन फेवर ऑफ एब्रोगेशन या इन फेवर ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ स्टेट टू यूटी नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि ये खुद जानते थे, ये समझते थे कि कितने मुश्किलात एक यूटी में हुकूमत करना कितना मुश्किल होता है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम आज का मौजूदा दौर देखते हैं, हम हमेशा ये डंका बजाते हैं कि जो डेमोक्रेसी है ये कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है। इस रूह पर ही जब आप अटैक करते हैं, वो रूह जो डेमोक्रेसी है वो जब इन्फ्रिंज हो जाती है अपने ही उन हुक्मरानों के साथ, उस ब्यूरोक्रेसी की वजह से, उस पार्लर गवर्नमेंट की वजह से, तो क्या यहाँ पर पॉलिटिकल स्पेसेस जो है उनको और श्रिंक करने की या पीएसए के जरिए टूल इस्तेमाल करना ऐसे ऐसे हरबों को, ताकि पॉलिटिकल जो ग्राउंड है, एरिना है, इस पर किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है हालिया जो पीएसए थोप दिया गया, स्लैब कर दिया गया एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो महराज मलिक है। आपने खुद देखा कि जो उसके बाद सैलाब डोडा में आपने देखा लोगों का सैलाब जो उमड़ आया सड़कों पर, किस तरीके से अपने लीडर के लिए वो बाहर निकले। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि एक साइड से आप ये कहते हैं कि ये शख्स जो है इसने गाली गलौज की, इसने कितने ग्राउंड जो दे दिए गए इसमें, या ये अमन के लिए एक बहुत ही शायद इनको लगता था कि हो सकता है उसके आगे मैं उधर आ जाऊंगे सनम एजाज साहब, I'll come to there। इनको लगता था कि शायद ये कहीं ना कहीं जख्म हो जाएगा उसको। आज इनको इस्तेमाल करना पड़ता है 144 जो तब्दील हो गया आज बीएनएस की वजह से उसका सेक्शन, तो आज लोगों को इनको घरों के अंदर रखना पड़ता है। तो कितनों को ये रोकेंगे ये कहने से कि उनका भी हक है कि वो बात करे। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऐसे नहीं बनता है, मेहनत करता है बेचारा, एक एक वोट जमा करके फिर जाकर वो जीतता है और उन लोगों की बात सामने करता है। अब जब उसका राइट नहीं है, एक आम शहरी का क्या है यहाँ पर। दूसरी बात, तीसरी अहम बात आपने यहाँ पर उठाई कि क्या उमर अब्दुल्ला साहब पर कोई प्रेशर है। देखिए, प्रेशर जो डालने वाले हैं पहले ही वो अपोजिशन में है। हर एक अपोजिशन डे 1 से अगर आप हर किसी का बयान देखेंगे, जिसमें जितनी भी पार्टीज है माइनस एनसी, जितनी भी पार्टीज है उनके आप बयान देख लीजिए जब से फर्स्ट असेंबली डे स्टार्ट हो गया है, तो उनका जो तनकीद का शिकार है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, न कि बीजेपी। होना चाहिए था कि बीजेपी को किस तरीके से हम ये कहें कि अब अगर डेमोक्रेसी यहाँ पर बहाल हो गई है, राइट पर्सपेक्टिव में उसी को बहाल होना दीजिए। और
कोशिश कीजिए कि वेज इतने सालों से बिटवीन द गवर्नमेंट और लोगों के बीच में उसको हम किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जोड़कर कम्युनिकेशन उस लेवल पर पहुंचाए कि यहाँ के लोग आगे आए। अपोजिशन दबाव डाल रही, आप रिजाइन कीजिए, उससे क्या होगा? नहीं, क्या प्रेशर, रिजाइन करके चलिए मान लेते हैं कि रिजाइन हो गया, फिर किसके लिए ये सीट छोड़नी है? क्या उन लोगों के लिए जिन्होंने 10 साल तक हुकूमत की, हमें डिग्रेड किया, हमारी शनाख्त जो थी उसको छीना हमसे, उनके लिए कुर्सी छोड़नी? कम से कम एक वो आपका दरवाजा जो, जैसे सही कहा कि एक फ्लड गेट जो है बंद है, कम से कम वो चीज है। कल को जो असासे हमारे पास बचे हुए हैं, कुछ हमारे पास जो चीजें बची है, ये भी बह जाएंगी उसमें, जैसा कि हमने 10 साल में देखा। मुझे लगता है बिल्कुल गलत है। उमर अब्दुल्ला पे क्या, उमर अब्दुल्ला पे कोई प्रेशर है कि आप सरकार छोड़ दो, या ये मैंने यही कहा ना आपसे, प्रेशर आप मुझसे पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो देखिए संजय सिंह का जम्मू में है, बड़े आराम से वो प्रोटेस्ट करते हैं, वो बड़े आराम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन कश्मीर में आके उनको किया जाता है, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं दी जाती है, फारूक अब्दुल्ला को मिलने नहीं जाता। ये तस्वीर बता रही है और आई विटनेस है, लोग हमने देखा, लोगों ने देखा। तो ये खुद कोई बयान तो नहीं करता कि उमर अब्दुल्ला चूंकि कश्मीर में थे, उनको एक प्रेशर माउंट करना कि कहीं आप सरकार छोड़ दो जी। देखिए, मैंने फिर से मैं कह रही हूँ कि अपोजिशन की कोशिश फ्रॉम डे 1 रही है कि किस तरीके से हम इनको तंग तलफ करके कहीं ना कहीं जो हुकूमत जो है उनको चलाने न दे और प्रेशर करें कि ये रिजाइन करे। लेकिन मुझे नहीं लगता है वो कोई मुतबादिल उस चीज का हो सकता है जहां पर हमें एक किरण इस मौजूदा जो सरकार है वहां से हमें नजर आ रही है, वो भी खत्म हो जाए। चलिए जरा मैं आपको पास दोबारा आऊंगा, उमर अब्दुल्ला पर प्रेशर है या नहीं आप बताएंगी, लेकिन मैं जरा अमीन खान साहब, इस सारी सिचुएशन जो इस तरह मैंने पहले बताया, संजय सिंह जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, सब कुछ है, जम्मू इसी रियासत का हिस्सा है, ये ड्यूअल स्टैंडर्ड है गवर्नेंस का, या वाकई में यहां इतना बड़ा खतरा था संजय सिंह के लिए कि उसको बाहर निकलने नहीं दिया गया? मेजा साहब, आपका शुक्रिया। पैनलिस्ट जो दो बैठे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के और आपके, इन दो का भी, इनको भी मेरी तरफ से सलाम और शुक्रिया। क्योंकि मैंने आपको पहले नहीं सुना, शायद कोई प्रॉब्लम थी नेटवर्क में, तो जहां से मैंने सुना वहां मैंने यही अखज किया कि संजय सिंह जी इस वक्त सिटिंग पार्लियामेंट मेंबर है, अवाम का एतमाद उसके साथ है, और जिससे मिलना चाहते हैं तो वो मरकजी वजीर भी रहे, मिनिस्टर भी रहे हैं, पार्लियामेंट मेंबर भी रहे हैं, और यहाँ की टावरिंग लीडरशिप में से उनको शुमार किया जा रहा है। तो ये अफसोस की बात है, मैंने भी एक बार इस डिबेट में कहा भी है कि यहाँ के जो कश्मीर को तजुर्बागाह बनाया गया है, एक्सपेरिमेंटल लेबॉर्ट्री। आज एक तजुर्बा फिर करने संजय सिंह जी आ गए थे, क्योंकि ये आपकी बात सही है कि जंतर मंतर पे जम्मू में भी वो मिल सकते थे, और यहाँ पे शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस को कुछ मार्कस बढ़ाने के लिए, ताकि लोगों का एतमाद हासिल हो, हमें कुछ करने नहीं दे रहे हैं। वरना एक लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर को पीएससी लगाया गया है, उसके लिए संजय सिंह और फारूक अब्दुल्ला साहब का मिलना उतना जरूरी नहीं था जिसके लिए, जितना उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी तय करनी जरूरी थी। दूसरी बात यह है कि आज से लेकर अब तक हमसे जितना कुछ छीना गया, कुछ वापस नहीं मिला, लोगों ने एतमाद दिया है। आज की डेट में आप देख लीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास एब्सोल्यूट मैंडेट है 1,60,00,000 लोगों का। इस वक्त की 2025 की पॉपुलेशन जो है 1,50,60,00,000 के दरमियान की है। उन्होंने एतमाद किया है, उनकी नुमाइंदा सरकार है, उनकी चुनी हुई सरकार है। मुझे बताइए, अगर इतने बड़े लीडर्स को मिलने नहीं दिया जा रहा है, अगर आपको मैं ये भी बताऊं, सोशल मीडिया पे एक और बात भी गश्त कर रही है, कल एक टावरिंग एमएलए को किसी कमिश्नर ने अपने ऑफिस में आधा घंटा मिलने नहीं दिया, वो वहां से निकल कर गया। तो लोगों के अरमान और लोगों के जज्बात कहाँ की तरफ जा रहे हैं? मुझे लगता है कि चाहे किसी का प्रेशर हो उमर अब्दुल्ला साहब के ऊपर या ना हो, लेकिन लोग मुतनफिर हो गए हैं, लोग परेशान हैं कि हमने वोट दिया था किसी चीज के लिए। आज हमारे नुमाइंदों को भी, हमारे चुने हुए नुमाइंदों को भी, इलेक्टेड मेंबर्स को भी कहीं पे उनको खैर खाई के साथ नहीं लिया जा रहा है, उनको उनकी इज्जत की जा रही है, उनकी बात को माना नहीं जा रहा है। तो मुझे बताइए, 1,50,00,000 लोगों की तकदीर कहाँ की तरफ जा रही है? ये एक सवाल है। मेरी यहाँ पे बहन बैठी है, पैनलिस्ट है, ये रिप्रेजेंट कर रही है इस वक्त एनसी को। इसको चाहिए ये इसका जवाब दे कि ये लोगों के जज्बात और एहसासात
और मामलात की हुसूलियाबी के लिए लोगों ने जो वोट दिए हैं। अब तो 370 की बात, स्टेटहुड की बात, ये तो बात मुलाजमीन की बात, मुफ्त बिजली की बात, मुफ्त राशन की बात, वो आप लोगों भूख गए। अब लोग कह रहे हैं कि हमारे एहसासात और जज्बात की तर्जमानी कौन तर्जमानी करेगा? करो। अब लोग सोच रहे हैं कि मैं हमारे आज के प्रोग्राम में मेरे जरा सुनिएगा, आप ये देख लीजिए, एक एमएलए के ऊपर पीएसए लग रहा है। अमीन साहब 52 लोग इस वक्त है मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब के पास। मुझे बताइए, ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाई गई? उसने ये क्यों नहीं कहा कि हम सब लोग मिलकर इसका हल ढूंढे? ये चीजें रखनी चाहिए सामने। बिल्कुल आज के प्रोग्राम का मुद्दा मकसद यही है। मैं आज बाद दोपहर करीबन 2 बजे में दिल्ली बात कर रहा था, एक सीनियर जर्नलिस्ट हमारे मुल्क के, मैं उनसे बात कर रहा था और कश्मीर डिस्कस होता रहता है। मेरे सवाल उनका यही था कि जम्मू में सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि मुल्क में कश्मीर ज्यादा बिकता है, कश्मीर को ज्यादा लोग सर्च करते हैं। और जब संजय सिंह कश्मीर आए, इनको यहाँ हाउस अरेस्ट रखा गया, पूरे मुल्क में एक मैसेज गया कि कश्मीर में शायद हालात खराब है, इसलिए संजय सिंह को। और फिर उसकी वजह से मेरे टूरिज्म सेक्टर पे पहला असर पड़ा। जो टूरिस्ट यहाँ आना चाहते थे उनको बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं यार, संजय सिंह गया था, जम्मू में सब ठीक ठाक चला, कश्मीर में नहीं गया, वहां कुछ है। तो कश्मीर के टूरिस्ट, ऑलरेडी मेरी इकोनॉमी बैठी हुई है, हमारा फ्रूट्स बैठा हुआ है, मेरे टूरिज्म को आज संजय सिंह को यहाँ पे बंद रखने से मेरे टूरिज्म का इतना बड़ा नुकसान हुआ कि ये वही लोग जानते हैं जो देखते हैं मुल्क की हालात को। तो मैं इसीलिए आज मैं जम्मू मेरे इस रियासत का, इस मुल्क का हिस्सा है, और मेरे लिए जम्मू कश्मीर है, मेरे लिए जम्मू नहीं है या श्रीनगर नहीं है। उस जम्मू में संजय सनम एजाज साहब जी, मुझे बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसके जिम्मेदार आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और पार्लियामेंट मेंबर संजय सिंह जी हैं, या भाजपा लेड सरकार जो जम्मू कश्मीर में है, या एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन है? इसके लिए मेरी सारी लीडरशिप जिम्मेदार है, जो अलग अलग बैठी हुई है, अपनी हर किसी ने अपनी दुकान सजा रखी है। मैं सीधा कहता हूं, इस वक्त जो है हमारे यहाँ पे आज भुखमरी शुरू हो चुकी है। बहुत जल्द देखेगा आपका क्या हाल होगा यहाँ जम्मू कश्मीर में, ये जम्मू में, क्योंकि हमारी लपेट में जम्मू में भी आएगा। ऐसा नहीं है जम्मू में सब ठीक होगा, उनको अगर हमारी 2 आंखें निकाली जाएंगी, उनकी भी 1 आंख निकलेगी, ऐसा ज्यादा नहीं है। लेकिन लीडरशिप हमारी कहां पे है? कोई ऑल पार्टी मीटिंग नहीं हो रही है, कोई एक दूसरे पे ताने सिर्फ हो रहे हैं, कोई लीडर में इकट्ठे नहीं चल रहा है। नीलूफर साहब, मैं बात करूं सनम एजाज साहब, मैं बात रखूं अपनी? बिल्कुल आप रख सकते हैं, मैं नीलूफर के पास आऊंगा बाद में। ठीक है, तो मुझे बताइए, अगर हम कहते हैं कि आज संजय सिंह जी के आने से यहाँ पे मुल्क भर में एक मैसेज गया कि कश्मीर के हालात खराब हैं, क्या इसका जिम्मेदार भाजपा है, या जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज है, या आम आदमी पार्टी है? इसका जिम्मेदार जो है ये खुल्लम खुल्ला भाजपा है। और जो आज के डेट में डोडा में हो रहा है, वो जिम्मेदारी भी, जो भी नुकसान हो रहा है वहां पे, वो जिम्मेदारी भी जो है वो भाजपा के ऊपर और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और जो वहां के डीसी है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके ऊपर जा रहा है। वैसे ही कश्मीर में हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने जा रहे थे, और वो भी प्रेस कॉलोनी के अंदर, उसके साथ साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे। इवन हमारे वहां पे मीडिया को अलाउ नहीं किया सर्किट हाउस में। तो कहीं ना कहीं तो इसका मतलब ये है कि अगर नौजवानों को रोंदा जाएगा, एक नौजवान लीडर जो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उसके ऊपर पीएसए लगा है, उसको एफआईआर लगा है, और उसके बाद जो है हम चुप बैठे। ये अगर आज मेरी पार्टी का महराज मलिक नहीं होता, अगर कोई एमपी का, पीडीपी का या किसी और जमात का होता, हम उस पर भी आवाज उठा। आप देखिए, जो कानून आपको यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जंगल चोरों के लिए लाया गया था, वो कानून जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी मेरे साथी मोहम्मद अमीन साहब बात कर रहे थे फारूक अब्दुल्ला साहब की और संजय सिंह जी की। आप देखिए, जब 4 बार बने चीफ मिनिस्टर को संजय सिंह से मिलने नहीं दिया, संजय सिंह जी जो पार्लियामेंट मेंबर है उनको फारूक अब्दुल्ला साहब से मिलने दिया, तो यहाँ एक आम इंसान की सेफ्टी सिक्योरिटी की बात क्या होगी? यहाँ एक आम इंसान की हिफाजत, तरक्की और खुशहाली की बात क्या होगी? नीलूफर जी, लिहाजा आप इस पे बात कीजिए। ऑल पार्टी मीटिंग नहीं हो रही है, कोई सेशन नहीं बुलाया जा रहा है। स्पीकर और फारूक साहब से कल पूछते हैं, सेशन बुलाइए, स्पेशल सेशन बुलाइएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या सब कुछ भूल रही है इस सारे में? क्या वो अपने कर्तव्य जो है, जो उनको करना है, वो भूल रही है? उनको जो ग्राउंड पे एक्टिव होना है अपने आप को, क्या वो भूल रही है? क्या वो डर रही है? देखिए एजाज साहब, डरने की कोई बात नहीं है।
हालांकि आपने पहले दिन से देखा, जब भी कोई चीज हो जाती है नेशनल कॉन्फ्रेंस ही पहले जब वो आवाज उठाती है। जहां तक पीसी के यहाँ रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, ये डिसाइड नहीं करेंगे कि संजय सिंह का या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का जो संजय सिंह से मिलना जरूरी था या नहीं जरूरी था। ये स्ट्रेटेजी वहां बनानी थी या कहीं बनानी थी। संजय सिंह अगर प्रोटेस्ट के लिए या यहाँ पर महराज मलिक के लिए आवाज उठाने आए थे, अगर फारूक अब्दुल्ला ने ये जरूरी समझा कि वहां जाना, और जाना भी चाहिए था, सिर्फ उन्हीं को नहीं, हर एक पॉलिटिकल लीडर को जो डिफरेंट तंजीमों के हैं उनकी सहानुभूति के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए उनको उनके दरवाजे पर खड़ा होना चाहिए था। आज ठीक है, उनको नजरबंद कर दिया गया है, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दे दी गई है, लेकिन इट इज ओनली द लीडर ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस जो उसने उस दरवाजे पर दस्तक दे दी, ये कहने के लिए वी स्टैंड बाय यू। और दूसरे लीडर कहां पर बैठे हैं? जहां पर आप एक होने की बात कर रहे हैं, उस वक्त जब पगार बनाई गई थी उस वक्त उसमें से कौन लोग निकले? यही वो लोग हैं जो निकले, जो बीजेपी के कोटा पे मिनिस्टर्स बने, जिन्होंने अपनी रिलेशंस बढ़ाने के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए इस जम्मू कश्मीर की रियासत को जो है तबाह व बर्बाद करके रख दिया, और उसको यूटी, इसकी सब कुछ छीनी। अब भी वक्त है, अगर हमारे पास कुछ असासे बचे हुए हैं, एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है। बार एक एमएलए वाले हम लोग यहाँ पर पार्टी मीटिंग बुलाते हैं और फिर उसके बाद ये क्या करते हैं? नीलोफर साहब, शुरुआत नेशनल कॉन्फ्रेंस से करना है। इस बार भी शुरुआत करेंगे, लेकिन मसला यह है कि हर बार जो शुरुआत नेशनल कॉन्फ्रेंस करता है, ये लोग फिर उसके आगे क्या करते हैं? ये कभी ये चीज नहीं सोचते कि हमें यहाँ के लोग जो है जवाबदेही एक है, क्या हमको उनको जवाब नहीं देना है? लोग ये अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं कि जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का ये हाल है, कल को उनका क्या हाल होगा, ये अच्छी तरह वो समझते हैं। इसमें फेलियर गवर्नमेंट का नहीं है, इलेक्टेड गवर्नमेंट का नहीं है, फेलियर उनका है जो सेंटर में कोशिश कर रहे हैं कि वो फेल करे यहाँ की गवर्नमेंट को। ये लोग देख रहे हैं, उनका जो एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ था, इस बार इलेक्शंस में उन्होंने मैसिव टर्नआउट दे दिया था। 65% बहुत अच्छा एक परसेंटेज होता है, वो भी जम्मू कश्मीर जैसे यूटी में जो एक सेंसिटिव स्टेट रह चुकी है और है भी इस वक्त। तो ये खुद भी जानते हैं वो चीजें, तो उस वेज को एड्रेस करने के बजाय उस वेज में ये बढ़ा रहे हो, ट्रस्ट का जो वो डेफिसिट है ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मुझे नहीं लगता आने वाले इलेक्शनों में ये फिर ट्रस्ट, क्योंकि उनको लगता है कि अगर आज हमने वोट डाला, अपने उम्मीदवार को डाला, ये हमारी बात करेगा, उसको बात नहीं करने दे दी जाए, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं वही लोग कल फिर बाहर निकलेंगे इलेक्शंस में? कैसे निकलेंगे? तो ये चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखती है कि अगर ये सेंसिटिव हो, जानती भी है। जम्मू में उनका एक अप्रोच होता है, कश्मीर में नोइंग द फैक्ट कि यहाँ पर सेंसिटिविटी है। कोई बात ऐसी छेड़ी जो बात इस वक्त के मुद्दा के साथ जुड़ी नहीं है, शायद उसका राबिता नहीं है, लेकिन जो उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री की बीजेपी की सरकार में, मैं इसको याद दिलाऊं, 2000 में हमारे इस वक्त के चीफ मिनिस्टर साहिब मिनिस्टर थे बीजेपी की सरकार में। हमने कोई ताउन किसी को ऐसा नहीं दिया जिसमें जख्म हमने जम्मू कश्मीर को पहुंचाया। हमने कभी ऐसा नहीं किया। आप लोगों को तो अनकंडीशनल सपोर्ट दे दिया गया था, आपने क्या किया उसका? आपने उसका क्या किया? 51 से लेकर ये ब्लेम गेम जो आपका चलता है ना, आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। उसने किया तो हम करेंगे, हमने किया तो वो करेगा। आपको माफी मांगनी चाहिए यहाँ के लोगों से, क्योंकि आज जिस चीज से हम जूझ रहे हैं, दिन ब दिन अगर हमारी कोई साख्त है, उसको आहिस्ता आहिस्ता रोड करके आप देख लीजिए कहाँ पर पहुंचा दिया गया है। डेमोक्रेसी कहाँ पहुंची है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो कहाँ पर पहुंचे हैं। आप उस दौर की बात करते हैं जब हाथ मिलाया गया, जब एक महागठबंधन हुआ था, लोगों के जज्बात और एहसास पर बात नहीं कर पाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस नाकाम हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ग्राउंड पे इस वक्त कहीं नजर नहीं आई है। 1 लाख नौकरियां कहाँ है, 12 गैस सिलेंडर कहाँ है, फीस कहाँ है, ये तमाम चीजें जो है ये कहाँ है। जाबिनी लोन 2 एमएलए लेकर मिनिस्टर था 2.5 साल के लिए, उसने काम करके दिखाया ग्राउंड में। उसको 90,000 वोट कल कुपवाड़ा की स्टेट कॉन्स्टिट्यूंसी से मिले। मैं एक चीज कहूँ आपको कि ये चीजें जो आज आवाम भुगत रही है, इसकी बुनियाद जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। आज मैं आपको वसूख से कह दूंगा कि जो इस वक्त आवाम भुगत रही है, बुनियाद जो है इसकी बुनियाद नेशनल कॉन्फ्रेंस है। 1931 में रायशुमारी करना है, फिर सेल्फ रूल करना है, फिर 1953 में वजीर आज़म, फिर इंदिरा गांधी, फिर उसके बाद 87 में रिगिंग, फिर मोहम्मद यूसुफ शाह को सलाहुद्दीन बनाना, यहाँ के लोगों के हाथों में कमाना, फिर 96 में एक और गद्दारी,
फिर उनके आज लिए फिर आप खड़े हम ये मोर्चा चीजें जो संभाले है हुए आज और महराज आतंकी मलिक जो है शिकार भुगत बना रहा रहे है हैं वो इन्हीं की गवर्नमेंट वजह को। से। ये इन्हीं नीलोफर लोगों साहब, का समझते लाया हैं और जानते हुआ हैं। एक्ट अमीर है, खान साहब, ये चिंता किसी वो जानते हैं और चीजें। पार्टी का लाया हुआ एक्ट नहीं आप है। इन चीजों से जिन बाहर जिन आ जंगल जाइए। चोरों के लिए इन्होंने लाया था, आज उन्हीं जंगल चोरों का एक्ट आज लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर के ऊपर लग रहा है, एक नौजवान असेंबली मेंबर के ऊपर लग उससे रहा है। क्वेश्चन कीजिए, इन्होंने जो आज इसका तक मिसयूज जो कर कुछ रहा है, भी लोगों को कह आप उससे क्यों नहीं दिया क्वेश्चन कर रहे हैं? काम उसके बरकस हो गया। ये बदकिस्मती है इस कौम Why don't की। you question those people? यहाँ पढ़े लिखे लोग बाहर सियासत से बाहर बैठ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मौका मिल रहा है, वो कुर्सियों पर बैठ रहे हैं। लोगों ने एतमाद जी किया आज एक बार फिर 2019 में, जब यहाँ के एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल की एब्रोगेशन हो गई। मुझे बताइए 3 अगस्त 2019 हसनैन मसूदी, उमर अब्दुल्ला साहब और फारूक अब्दुल्ला साहब दिल्ली में बीजेपी की लीडरशिप के साथ कौन सी बातें कर रहे थे? 5 अगस्त का एब्रोगेशन हुआ। ये चीजें जो है पर्दे के पीछे जो है, ये सब की सब है। हाँ, सजा की नीलों दिन दहाड़े मरकज के पास जा रहा है, लोगों के आवाम के मसाइल लेकर सरकार के पास जा रहा है। वो चोर दरवाजे से पीछे की तरफ नहीं जा रहा है, चोरों की तरफ नहीं जा रहा है। उसने कह दिया मुझे हमारा मामला हम इस वक्त ये बेकसी और अभी भी आप बाज नहीं आप खुद आते। देख लीजिए लोगों की हालत क्या है। सहमे हुए हैं लोग, हम तो डरे ये- हुए हम हैं तो लोग। ये- पर खड़े हो जाइए। पगाड़ बनी इसलिए मैं ताकि आपको लड़े, यही बताऊं इकट्ठे कि वो हम शेर है खड़ा ना, हो जाए। खुदा ही मिला न मसाले आपने सनम छोड़ी न वो, उधर के क्यों गए न छोड़ी? इधर के। क्यों छोड़ी? नीलोफर साहब, आप तो वही लोग हैं ना जो मंची पर आज झगड़ा आवाम जो करते है थे। ना उधर की रही है ना इधर नीलोफर की रही है, साहब, नो ब्यूरोक्रेसी। इस आवाम इसमें जानती है, खेल में आवाम निजाम में जानती है, खेल में बेबस है। बहुत सी लोग आवाम के ऐसे ही साथ है कौन सा इस्तेमाल यहाँ हुआ सभी है, पे अच्छी तरह से और जानते उंगली हैं। उठ इस रही वक्त है। इंसान रो रहा है, हंसी आ रही है। हम इस आप अच्छी तरह से वक्त जानते हैं बामन उसके लोग साथ किसने सरकार में इत्तेसाल बैठे किया। हैं और बीजेपी की जो पार्टी है, बीजेपी जो की है असेंबली में वो बीजेपी का ही मुतमिन है मोर्चा आपसे। संभाले हुए उनके पास अपनी नेशनल सरकार है, वो अपनी कॉन्फ्रेंस सरकार का चलिए चला नीलोफर रहे हैं। साहब, लेकिन मुझे जो वक्त की हमारी इजाजत नहीं जिसके देता, साथ मैं उम्मीदें आपसे लोगों ने या वापस अमीर किया, खान साहब लोगों वक्त ने इजाजत गलत वोट दे दिए, वो कहाँ है? मुझे वक्त इजाजत नहीं देता है। हम इंशाल्लाह कभी इस पे फिर बात करेंगे। अभी आपने प्रोग्राम में शिरकत की, मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के मुद्दा में मैं आपको नाजरीन या जो मुझे मेरे दोस्त मेरे फ्रेंड्स जो मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में हैं उन तक की बात पहुंचाना चाहूँगा। आप दोनों ने मुझे ज्वाइन किया था, बहुत बहुत शुक्रिया। अमीर खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नीलोफर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दा है, मुझे आज दिल्ली के एक सीनियर साथी सहाफ़ी हैं, वो जर्नलिस्ट ने बताया कि कश्मीर के हालात में गड़बड़ है, तभी संजय सिंह को श्रीनगर में बाहर निकलने नहीं दिया गया। मैं फ़ोन पे बता दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जिन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही, बात पहुँच रही, मैं उन तक ये पहुँचाना हूँ, देश के हर उस नागरिक तक, हर उस शख्स तक जो मुझे देख रहा है या मुझे देखेगा कभी। कश्मीर में हालात बिल्कुल ठीक है। संजय सिंह का श्रीनगर में आज नज़रबंदी थी, बात ये सब पॉलिटिकल है। यहाँ की सिचुएशन के साथ इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ कहीं कभी कभी इनकाउंटर की खबर आती है, आपको नेशनल टीवी बता देता है कि कश्मीर में, वो कश्मीर का बॉर्डर के इलाके होते हैं, श्रीनगर से 300-400 किलोमीटर दूर बॉर्डर के इलाके में कहीं कोई, यहाँ सब हालात नॉर्मल है, सब ठीक ठाक है। कश्मीर आइएगा, टूरिज्म यहाँ पे फर्स्ट क्लास चल रहा है, कहीं कुछ नहीं है। संजय सिंह बड़े लीडर मुल्क के, उन्हें कश्मीर को टैग करके आज बड़े अखबारों में हेडलाइन होगी कि संजय सिंह को कश्मीर में बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देगी। बाद में वो देखेगा आगे के लाइन में क्या है। और आज श्रीनगर में संजय सिंह की गिरफ्तारी या उनकी नज़रबंदी, माफ़ कीजिएगा, और शाम को उनको वापस छोड़ देना पॉलिटिकल इशू था। सबसे बड़ा सवाल आज यही था कि अगर जम्मू में संजय सिंह सब कुछ कर सकता है तो कश्मीर में क्यों नहीं? क्या कश्मीर वाकई में ऐसी जगह है? और इस खबर का नेगेटिव इम्पैक्ट जो है हमारी इकॉनमी पे पड़ता है, टूरिज्म पड़ता है। और उसके बीच में बहुत से मुझे मेरे सीनियर कुछ साथी हैं, उन सब का मानना है कि एक प्रेशर उमर अब्दुल्ला पे खड़ा किया जा रहा है ताकि वो सरकार छोड़ दे। तो जिस रियासत में असम्बली के बाईपोल्स, बडगाम और जम्मू की नगरोटा सीटों के बाईपोल्स नहीं हो पाए एक साल में, उसमें फिर अगर दोबारा यहाँ इलेक्शन होते तो कितने साल लगेंगे? तो कुछ लोग यही चाहते हैं कि इलेक्शन, यहाँ सरकार टूट जाए, फिर यहाँ पे पूरा हमारे पास आज आधा ही कंट्रोल है कुछ डिपार्टमेंट्स पे, कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला साहब 5-10% के सामने रुकावट बन जाते हैं तो वो भी ख़त्म हो जाए। तो उमर अब्दुल्ला साहब के पे एक प्रेशर खड़ा करने की कोशिश है। अब देखना है उमर अब्दुल्ला और उसके साथी ये प्रेशर कितना बर्दाश्त कर पाते हैं और क्या अपनी स्ट्रेटजी अपनाते हैं। या तो आपने सरेंडर करना है, या केजरीवाल बनना है, या दिल्ली ने आपके साथ जम्मू कश्मीर की सारी सिचुएशन में उस तरह से चलना है। डंडे से सरकार नहीं चलाई जा सकती, दुनिया में किसी भी जगह डंडे से सरकार नहीं चलाई जाती। और कुछ लोग जो दिल्ली में पॉलिसी मेकर्स ये समझ रही हूँ कि डंडा चलाएंगे तो कश्मीर सब ठीक होगा, डंडे से ठीक नहीं होता है, मोहब्बत से चलती है। और जितना प्यार मोहब्बत बांटा जाएगा, उस प्यार मोहब्बत का जवाब भी आपको प्यार मोहब्बत से मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दा में इतना ही, दीजिए इजाज़त, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।